नमस्कार। आज हम 2026 के भारत अमेरिका व्यापारिक रिश्तों में आए एक बहुत बड़े मोड़ की पड़ताल करने जा रहे हैं। इसे रणनीतिक व्यापार रीसेट कहा जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ कुछ कागजों पर साइन करना नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें आप कह सकते हैं व्यापार युद्ध का तनाव है, अरबों डॉलर का दांव है और पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक बिसात बिछी हुई है। आज हमारा मकसद है इस समझौते की परतों को खोलना, ये समझना कि आखिर इस लेन देन में भारत ने क्या पाया और क्या दांव पर लगाया है। ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। आप सोचिए, दो देश जो कुछ महीने पहले एक दूसरे पर इतने भारी टैक्स लगा रहे थे, वो अचानक इतनी बड़ी डील कैसे कर लेते हैं। इसे समझने के लिए हमें इसे 4 हिस्सों में देखना होगा। अमेरिका ने क्या दिया, भारत ने बदले में क्या वादा किया, भारत ने किन चीजों पर आप कह सकते हैं एक लक्ष्मण रेखा खींच दी, और इन सब के पीछे का बड़ा खेल क्या है। आज हम इसी की चीरफाड़ करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस डील की सबसे बड़ी हेडलाइन क्या है? अमेरिका ने ऐसा क्या ऑफर किया कि बात बन गई? देखिए, सबसे बड़ी और सीधी बात है टैरिफ में जबरदस्त कटौती। अमेरिका ने भारतीय सामान पर लगने वाले 50% के भारी भरकम टैरिफ को एक झटके में घटाकर सिर्फ 18% कर दिया है। ये कोई डिस्काउंट सेल जैसा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक और राजनीतिक सिग्नल है। 50% से सीधा 18%, ये तो बहुत बड़ी राहत है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, ये एक लेन देन है। तो इस राहत के बदले में भारत को क्या कीमत चुकानी पड़ रही है? हमें क्या खरीदने के लिए हामी भरनी पड़ी है? और यहीं पर डील का दूसरा बड़ा हिस्सा आता है। भारत ने अगले 5 सालों में अमेरिका से $500 अरब का सामान खरीदने की एक तरह से प्रतिबद्धता जताई है, यानी हर साल लगभग $100 अरब। इसको अगर हम परिप्रेक्ष्य में रखें तो ये हमारे पिछले औसत वार्षिक आयात से दुगने से भी ज्यादा है। तो ये कोई छोटी मोटी शॉपिंग लिस्ट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक निवेश है। एक मिनट, मतलब हम अपनी खरीदारी दोगुनी कर रहे हैं? ये सुनने में तो बहुत ज्यादा लगता है। इसके पीछे की रणनीति क्या है? क्या हम सिर्फ सस्ता सामान पाने के लिए ये कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये सिर्फ छूट पाने के लिए नहीं है। इसके पीछे एक साफ पिवट यानी धुरी परिवर्तन की रणनीति है। पहला मकसद है चीन पर अपनी सप्लाई चेन की निर्भरता को कम करना, और दूसरा ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस और मध्य पूर्व के अलावा एक और भरोसेमंद स्रोत यानी अमेरिका को जोड़ना। लेकिन ये सब करते हुए भारत ने कुछ चीजों पर बिल्कुल समझौता नहीं किया है। हाँ, आपने रेड लाइंस यानी लक्ष्मण रेखा की बात की थी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारत ने साफ कर दिया है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां अमेरिकी कंपनियों को खुली छूट नहीं मिलेगी। इनमें डेयरी, पोल्ट्री और जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें शामिल हैं। ये भारत के करोड़ों किसानों के हितों की रक्षा के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच है। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि ये कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए नहीं है जहां सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये तो एक सीधी साधी लेन देन की व्यवस्था है। आप हमें बाजार में जगह दें, हम आपसे सामान खरीदेंगे। ठीक है, तो ये तस्वीर का मोटा मोटा खाका है। लेकिन हम इस मोड़ पर पहुंचे कैसे? कुछ समय पहले तक तो दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध जैसे हालात थे। ये तनाव समझौते में कैसे बदला? इसकी एक पूरी कहानी है। वित्तीय वर्ष 2025 में सब कुछ बेहतरीन चल रहा था। दोनों देशों के बीच व्यापार $132 अरब के शिखर पर था। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। लेकिन फिर अगस्त 2025 में कहानी ने यू टर्न लिया। क्या हुआ खत्म? अमेरिका ने भारत पर जवाबी टैरिफ लगा दिए, और ये कोई मामूली टैरिफ नहीं था। इसमें 25% ड्यूटी तो थी ही, साथ में भारत के रूस से तेल खरीदने की वजह से 25% का जुर्माना भी जोड़ दिया गया। कुल मिलाकर भारतीय सामान पर 50% का टैक्स लग गया। अच्छा, तो ये 50% का टैरिफ एक अकेली चीज नहीं थी, बल्कि 2 अलग-अलग दंडों का जोड़ था। ये पहलू तो मैंने पहले कभी इस तरह नहीं सोचा था। तो इसका मतलब है कि रूसी तेल का मुद्दा शुरू से ही इस व्यापार युद्ध के केंद्र में था? बिल्कुल, और ये 50% का बोझ असहनीय था, खासकर हमारे कपड़ा और इंजीनियरिंग जैसे उद्योगों के लिए, जहां मार्जिन बहुत कम होता है। जी। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि तिरुपुर में एक कपड़ा निर्यातक जो पिछले साल 50% टैरिफ के कारण अपने ऑर्डर खो रहा था, उसके लिए यह किसी बुरे सपने जैसा रहा होगा। इसी भारी दबाव के कारण फरवरी 2026 में यह रीसेट हुआ। यह एक तरह से जरूरत और मजबूरी दोनों का नतीजा था। तो चलिए
इस सौदे के अमेरिकी हिस्से को थोड़ा और खंगालते हैं। ये जो 18% की नई दर है, इसका असल में हमारे निर्यातकों के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत बड़ा है। जैसा हमने बात की, पुराना 50% का बोझ अब खत्म हो गया है और उसकी जगह एक फ्लैट 18% की दर आ गई है। इसका सबसे ज्यादा फायदा कपड़ा, इंजीनियरिंग का सामान, रत्न और आभूषण और दवाइयों जैसे क्षेत्रों को होगा। ये वो क्षेत्र हैं जहां भारत को वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों से कड़ी टक्कर मिलती है। और ये 18% की दर उस टक्कर में कैसे मदद करती है? ये ऐसे मदद करती है कि वियतनाम और बांग्लादेश जैसे कई देशों को अमेरिका से MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा मिला हुआ है। इसका सीधा सा मतलब है कि उन देशों के सामान पर अमेरिका में सबसे कम टैक्स लगता था, जिससे वे हमसे सस्ते पड़ते थे। अब इस 18% की दर से भारत भी लगभग उसी बराबरी पर आकर खड़ा हो गया है। हमारे निर्यातक अब एक, आप कह सकते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड पर मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे निर्यातकों के लिए एक बड़ी जीत है। लेकिन अब उस $500 अरब की भारी भरकम खरीदारी की बात करते हैं। भारत आखिर अमेरिका से ऐसा क्या खरीदने वाला है? ये पैसा कहाँ जाएगा? पहला और सबसे बड़ा है ऊर्जा। इसमें LNG, कच्चा तेल और कोयला शामिल है। लक्ष्य साफ है, ऊर्जा के लिए सिर्फ रूस या मध्य पूर्व पर निर्भर न रहना। दूसरा है रक्षा और एरोस्पेस। इसमें लड़ाकू विमानों के अलावा बड़ी संख्या में कमर्शियल एयरक्राफ्ट और उनके पार्ट्स भी शामिल हैं। तीसरा है उन्नत तकनीक, जैसे परमाणु ऊर्जा के उपकरण और हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग की मशीनरी। और चौथा है सोना और कीमती धातुएं जैसी कमोडिटीज। अगर मैं इसे एक आम आदमी की भाषा में समझना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा है कि एक परिवार अपने पड़ोस की किराने की दुकान से रोज का सामान लेता है, लेकिन उसे वहाँ छूट नहीं मिलती। तो वो शहर के एक बड़े सुपरमार्केट से डील करता है कि देखो, मैं अपने घर की सुरक्षा के लिए सारे कैमरे और अपनी कार के सारे महंगे पार्ट्स तुमसे खरीदूंगा, बशर्ते तुम मुझे किराने के सामान पर भारी छूट दो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। ये एकदम सटीक उदाहरण है। भारत अपने रणनीतिक और ऊर्जा आयात को अमेरिका की तरफ मोड़ रहा है ताकि उसके कपड़ा और इंजीनियरिंग जैसे रोजगार पैदा करने वाले निर्यात को अमेरिकी बाजार में रियायत मिल सके। लेकिन जब भी दो देशों के बीच ऐसी बड़ी डील होती है तो सबसे ज्यादा बहस बाजार पहुंच या मार्केट एक्सेस को लेकर होती है। यहाँ भारत ने अपनी सीमाओं की रक्षा कैसे की? आपने उन रेड लाइंस का जिक्र किया था। हाँ, और ये इस डील का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। भारत ने कुछ चीजों के लिए दरवाजा, कह सकते हैं, थोड़ा सा खोला है, जैसे सेब, वाइन, कुछ दालें और कपास। इनके लिए सीमित मात्रा में या कोटा के आधार पर आयात की अनुमति दी गई है। ये वैसे ही पहुंच है जो हमने पहले यूरोप और न्यूजीलैंड को भी दी है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन वो कौन से क्षेत्र हैं जिन्हें पूरी तरह से बंद रखा गया है और क्यों? जिन क्षेत्रों को पूरी तरह से एक सुरक्षा कवच के अंदर रखा गया है वो है डेयरी उत्पाद, पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें और मक्का। इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीतिक और सामाजिक वजह है। भारत में करोड़ों छोटे किसान इन क्षेत्रों से जुड़े हैं। अगर अमेरिका के बड़े और औद्योगिक स्तर पर उत्पादन करने वाले फार्म से सस्ते उत्पाद बाजार में आ गए तो हमारे छोटे किसानों की आजीविका तबाह हो सकती है। ये देश की खाद्य सुरक्षा से जुड़ा मामला भी है। इन क्षेत्रों को बाहर रखकर ही सरकार इस डील को घरेलू स्तर पर स्वीकार्य बना पाई है। तो अगर इस पूरे सौदे को एक तराजू पर रखें तो एक पल्ले पर निर्यात में फायदा है और दूसरे पर भारी भरकम आयात का बोझ। इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर कुल मिलाकर क्या असर पड़ेगा? देखिए, हर बड़े सौदे की तरह इसके भी फायदे और नुकसान दोनों हैं। फायदों की बात करें तो अमेरिकी बाजार में हमारी प्रतिस्पर्धा लौटेगी, जिससे रुपए को मजबूती मिल सकती है और विदेशी निवेश यानी FDI का भरोसा भी बढ़ सकता है। और जोखिम क्या है? सबसे बड़ी चिंता क्या है? सबसे बड़ी चिंता है व्यापार घाटे का बढ़ना। जब हम आयात दोगुनी रफ्तार से बढ़ाएंगे तो जाहिर है कि हमारा आयात बिल हमारे निर्यात से होने वाली कमाई से कहीं ज्यादा हो जाएगा। दूसरी चिंता यह है कि $100 अरब सालाना खरीदने का लक्ष्य बहुत कठोर है। हमें ये खरीदना ही पड़ेगा, चाहे जरूरत हो या ना हो। ये हमें एक तरह के मैनेज्ड ट्रेड यानी प्रबंधित व्यापार में बांधता है। तो आप कह रहे हैं कि ये एक जुआ है, लेकिन हर जुए में हारने का जोखिम होता है। अगर ये दांव उल्टा पड़ गया तो क्या होगा? मतलब अगर हम अपना निर्यात उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ा पाए तो क्या हम सिर्फ एक बड़े व्यापार घाटे के जाल में फंसकर रह जाएंगे? बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा जोखिम है। अगर हम सिर्फ आयात करते रहे
और हमारे कपड़ा या इंजीनियरिंग उद्योग अमेरिकी बाजार में अपनी जगह नहीं बना पाए तो ये हमारी अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारतीय कंपनियां इस 18% टैरिफ के अवसर का कितनी तेजी से फायदा उठाती हैं। संक्षेप में कहूं तो हमने दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता और बाजार पहुंच के लिए एक अल्पकालिक वित्तीय जोखिम मोल लिया है। इस पूरी बातचीत में एक बात बार बार सामने आ रही है कि ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, इसका एक बड़ा भू राजनीतिक आयाम भी है। हाँ, और शायद वही इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ये समझौता इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि कैसे व्यापार को कूटनीति के एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके जरिए भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक विश्वास बहाल हो रहा है। हम टैरिफ वॉर की स्थिति से निकलकर रक्षा और व्यापार में साझेदार बन रहे हैं। साथ ही ये भारत की China+1 रणनीति को भी ताकत देता है, जिसके तहत दुनिया भर की कंपनियां चीन के अलावा किसी दूसरे देश को अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती हैं। लेकिन इस पूरी चमकदार तस्वीर में एक धुंधला सा कोना है, रूसी तेल का मुद्दा। इस पर इतनी अस्पष्टता क्यों है? वॉशिंगटन कह रहा है कि भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद करने पर सहमति जताई है, जबकि मॉस्को कह रहा है कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। ये इस समझौते का सबसे पेचीदा हिस्सा है, जिसे शायद जानबूझकर अस्पष्ट रखा गया है। सच्चाई आंकड़ों में छिपी है। आज भारत के कुल तेल आयात का लगभग 33% यानी 1/3 हिस्सा रूस से आता है। किसी भी देश के लिए अपनी 1/3 ऊर्जा आपूर्ति को रातों रात बदलना ये असंभव है। इसलिए ज्यादा संभावना यही है कि ये तत्काल रोक नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक योजना है, जिसके तहत भारत धीरे धीरे रूस से अपनी निर्भरता कम करेगा। ठीक है, भू राजनीतिक फायदे अपनी जगह हैं, लेकिन इस समझौते को लेकर भारत के अंदर क्या चिंताएं हैं? क्या हमारे अपने किसान और छोटे उद्योगपति इससे खुश हैं? ये एक अहम सवाल है। किसानों के मन में डर है कि भले ही सीमित मात्रा में अमेरिकी कृषि उत्पाद आएं, लेकिन वे घरेलू बाजार में कीमतों को नीचे गिरा सकते हैं। वहीं MSME यानी हमारे छोटे और मध्यम उद्योगों को अमेरिका से आने वाले हाईटेक सामान से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। उन्हें इस नई हकीकत के लिए खुद को तैयार करना होगा। और एक बात जो आपने शुरू में कही थी कि ये कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA नहीं है, इसका जमीन पर क्या असर पड़ता है? इसका असर बहुत बड़ा है, क्योंकि ये एक औपचारिक FTA नहीं है, इसलिए इसमें विवादों के निपटारे के लिए कोई पक्का तंत्र नहीं है। कल को अगर कोई विवाद होता है तो उसे कैसे सुलझाया जाएगा, इस पर अनिश्चितता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें इस पर लगातार नजर रखनी होगी कि यह समझौता जमीन पर कैसे काम कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे छोटे उद्योगों और किसानों को इसका नुकसान न हो। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए अगर हमें आगे देखना हो तो किन मुख्य बातों पर नजर रखनी चाहिए? मेरे हिसाब से 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण होंगी। पहली, कार्यान्वयन। क्या भारत वाकई हर साल $100 अरब का आयात लक्ष्य हासिल कर पाएगा? ये कागज पर जितना आसान लगता है, हकीकत में उतना ही मुश्किल हो सकता है। दूसरी, हमारी तेल कूटनीति। भारत अमेरिका के दबाव और रूस के साथ अपने पुराने रिश्तों के बीच संतुलन कैसे साधता है, ये उसकी विदेश नीति की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, निर्यात को बढ़ावा। इस बड़े आयात बिल की भरपाई के लिए भारत को अपने सर्विस सेक्टर और टेक्नोलॉजी निर्यात को रॉकेट की रफ्तार से बढ़ाना होगा। तो कुल मिला के ये एक बड़ा और साहसिक दांव है। ये इस विश्वास पर आधारित है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में जुड़कर व्यापार करना अलग थलग पड़कर एक दूसरे से लड़ने से बेहतर है। बिल्कुल, और इस समझौते की असली परीक्षा इसी बात में होगी कि क्या ये दोनों देशों को फायदा पहुंचाता है, और क्या ऐसा करते हुए भारत अपने मुख्य हितों और अपनी रणनीतिक स्वायत्ता यानी अपने फैसले खुद लेने की आजादी को बनाए रख पाता है। जी। संतुलन साधना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी। आज की इस गहरी पड़ताल से एक बहुत ही मौलिक सवाल मेरे मन में उठ रहा है। इस समझौते में रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने और आर्थिक निर्भरता को प्रबंधित करने के बीच सही संतुलन क्या है? और भविष्य में जब राष्ट्रों को आर्थिक लाभ और भू राजनीतिक गठबंधनों के बीच चयन करना होगा, तो ये संतुलन कैसे बदल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो